हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3, उसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पहले आप वो देखिए, जब भी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम था मराठा साम्राज्य का उदय। चलिए आज हम पहला इनका टॉपिक देखते हैं, मराठा प्रशासन। ठीक है, अब वो वहाँ पे शासन कैसे करते थे। ठीक है, मराठा प्रशासन। ठीक है, पहले देखते हैं नागरिक प्रशासन। नागरिक पे कैसा प्रशासन किया जाता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि शिवाजी ने अपने राज्य में अपेक्षाकृत केंद्रीकृत सब प्रशासन की स्थापना करी थी। केंद्रीकृत प्रशासन क्या होता है, जहाँ पर सारी शक्ति किसके पास होती है, राजा के पास होती है। ठीक है, उन्होंने वंशानुगत पद खत्म कर दिया था। ठीक है, कि किसी भी पद पर कोई भी मंत्री नियुक्त है तो उसका बेटा अगला मंत्री नहीं बनेगा, उन्होंने ये पद ही नियुक्त खत्म कर दिया था। ठीक है, और आपने देखा था कि दिल्ली सल्तनत और मुगल में, ठीक है, वहाँ पे सेना के बदले ना, सेना में काम करने के बदले उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे इक्ता प्रणाली भी बोला जाता था। तो उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म कर दिया, भूमि आवंटन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो सेना में काम कर रहा है अपने राज्य में, मतलब कि उनके प्रशासन में जो काम करता था, उन्हें क्या दिया, नगद वेतन दिया। ठीक है, वह राजकोष से प्रत्येक राजकीय अधिकारी को वेतन देते थे, पैसे, नगद पैसा दे देते थे वो। ठीक है, सरकारी खजाने में से। ठीक है, कई कई अधिकारियों को समय समय पर हस्तांतरण भी किया जाता था। कई अधिकारियों का क्या किया जाता था, ट्रांसफ़र भी किया जाता था। ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास राजा के खिलाफ बगावत करने का कोई अवसर ही ना मिले। ठीक है, वो अगर एक ही जगह रह जाएगा तो वहाँ की व्यवस्था जान लेगा और राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर सकता था। इसलिए वो क्या करते थे, अधिकारियों का समय समय पर हस्तांतरण कर देते थे। ठीक है, और राजा ऊपर अपनी सर थोपने के पर्याप्त शक्ति ना हो। ठीक है, कि राजा पर कुछ भी थोप नहीं सकते थे कि तुम मेरी सैलरी बढ़ाओ, कि ये करो। मतलब कि एक जगह उन्हें रखा ही नहीं जाता था, उन्हें हस्तांतरण कर दिया जाता था। वर्तमान में भी सेना में यही होता है। थोड़े समय के लिए आप सैनिक बनोगे तो थोड़े समय के लिए एक जगह पर रहोगे, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा जगह जगह पर। ठीक है, ऐसे ही शिवाजी ने जो युद्ध में जो भी सैनिक की पत्नियां थी जो विधवा हो गई थी, उन्हें क्या दिए थे, पेंशन दिए थे। ठीक है, उनके पुत्रों को क्या दिए थे, सैनिक पद भी दिए थे। ठीक है, और शिवाजी के प्रशासन में उनकी सहायता के लिए ना उन्होंने एक मंडल बना रखा था। ठीक है, जिसे अष्ट प्रधान मंडल बोला जाता था, जिसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ठीक है, जिसमें एक न्यायाधीश होता था। ठीक है, सचिव होता था एक। ठीक है, सुमंत होता था जो पूरे राष्ट्र पर नज़र रखता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, पंडित राव होता था। ठीक है, धर्म अधिकारी होता था वो। ठीक है, गृह मंत्री होता था, सेनापति होता था, अमात्य होता था, वित्त मंत्री होता था, पेशवा। ठीक है, जो शिवाजी महाराज के बाद अगला जो पद, जो मतलब कि अधिक शक्तिशाली बना था, वो पेशवा ही था। हमने देखा था पहले पेशवा कौन बने थे, बाजीराव प्रथम बने थे। ठीक है, वही देखा था। वो ये सब कौन होते थे, ये अष्ट प्रधान मंडल कौन थे, शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए थे उनकी। ठीक है, वो एक कर भी लगाते थे। मराठा लोग क्या लगाते थे, एक कर लगाते थे, मतलब टैक्स लगाते थे। ठीक है, जिनका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ कर 25% लगाया जाता था और सरदेशमुखी 10%। ठीक है, जो क्या करता था, जो उनके राज्य में जो राज्य शामिल नहीं है, छोटे छोटे प्रांत जो शामिल नहीं है, उन पर ये कर लगाया जाता था। और उनके बदले में वो क्या करते थे, उन्हें रक्षा करते थे उनकी बाहरी आक्रमण वगैरह से। ठीक है, जो उनके राज्य में शामिल नहीं थे, बदले में मराठा उन प्रांतों की क्या करते थे, रक्षा करते थे। लेकिन मराठा कभी भी उनके आंतरिक प्रशासन, जो उनकी शासन करने की छोटे छोटे प्रांतों में जो वो शासन करते थे, उनके शासन में कभी भी हस्तक्षेप बीच में नहीं आते थे, उन्हें करने देते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कुछ प्रांत क्या हुए, मराठा साम्राज्य में शामिल हो गए। समय के साथ साथ कुछ जो प्रांत थे वो मराठा साम्राज्य में शामिल होते चले गए। अब हम देखते हैं इनकी सैन्य प्रशासन। ठीक है, वहाँ पे सेना प्रशासन कैसा था। ठीक है, मराठा सेना में सेना को 3 भागों में विभाजित करते थे, डिवाइड कर दिया था। पहले होते थे आपके पैदल सैनिक, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। उसके बाद घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार भी 2 प्रकार के होता था। एक होते थे बारगीर। ठीक है, जिन्हें बारगीर बोला जाता था, जिनका खर्चा यही उठाते थे, राज्य वाले उठाते थे। ठीक है, एक होते थे सिलेदार। ठीक है, वह अपने घोड़े और उपकरण का प्रबंध स्वयं करते थे। वह अपने हथियार और घोड़ों का प्रबंध खुद करते थे, राज्य नहीं करते थे उनके लिए। ठीक है, जो बारगीर था उनके लिए राज्य ही करते थे। तीसरी थी सेना थी, कौन थी उनकी, नौसेना थी, नेवी थी। ठीक है, जो समुद्र के आसपास ही रहती थी। ठीक है, उनके पास हथियार कौन कौन से इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर मराठा क्या पसंद करते थे, तलवार और भाले को यूज़ करना, उपयोग करना क्या करते थे, पसंद करते थे। उनके ये पसंदीदा हथियार थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शैलियों के अनुसार, ठीक है,
यूरोपीय शैली में क्या होता था, वो जब तक तोप खाने वगैरह आ गए थे, तोप वगैरह, तो इन्होंने भी तोप खानों को अपना लिया था। ठीक है, शिवाजी महाराज के समय से ही रॉकेट का उपयोग होने लगा था। ठीक है, शिवाजी के समय से ही रॉकेट का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, किले दुर्ग का महत्व। ठीक है, जो ये मराठा साम्राज्य वाले थे, ये किलों, ठीक है, जो भी दुर्ग होते थे उनको क्या देते थे, महत्व देते थे, क्योंकि ये क्या होता था, सुरक्षा का आधार होता था। ठीक है, बेस होता था सुरक्षा का। ठीक है, मराठा शक्ति का मुख्य आधार दुर्ग था। ठीक है, जो इनके किले थे वही था इनकी सुरक्षा का मुख्य आधार। ठीक है, ये समुद्री मार्ग पर नियंत्रण भी इसी के तहत करते थे दुर्ग। ठीक है, और युद्ध के दौरान सेना की रक्षा के लिए भी। ठीक है, ये ज़्यादा आवश्यक था। ऐसे ही एक वहाँ के एक मंत्री हुए हैं रामचंद्र पंत अमात्याय। ठीक है, उनके अनुसार क्या होता है, दुर्ग होता है वो राज्य का आधार होता है। ठीक है, उनके अभाव के बिना, ठीक है, जैसे कि दुर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, बाहरी आक्रमण से राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शत्रु, ठीक है, जो भी औरंगजेब जैसे शक्तिशाली जो भी दुश्मन है, ठीक है, उनके हमले के बावजूद भी मराठा साम्राज्य अपने मजबूत किलों के कारण ही सुरक्षित रहा। ठीक है, जो औरंगजेब था उसने बहुत ज़्यादा ही आक्रमण किए थे, लेकिन क्या हुआ था, तब भी मराठा साम्राज्य एक मजबूती से खड़ा रहा, उनका डटकर सामना किया। ये सब किसकी वजह से हुआ, दुर्ग की वजह से हुआ। इसलिए मराठा लोग क्या करते हैं, दुर्ग को महत्व देते हैं। अब समुद्री वर्चस्व। ठीक है, शिवाजी का मानना था कि हमें आंतरिक जो भी आपका मुगल वगैरह है इनके आक्रमण से तो बचना ही है, लेकिन जो समुद्री व्यापारी जो आ रहे हैं उनसे भी बचना है। ठीक है, वो धीरे धीरे व्यापार के मकसद से तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे को आने वाले समय में मेरे को पता है ये क्या कर देंगे, यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वो समुद्री वर्चस्व को बचाने के लिए वहाँ पे क्या करते थे, मजबूत नौसेना तैनात की उन्होंने और किले बनवाए। ठीक है, शिवाजी महाराज ने कोंकण तट, जो आपका पश्चिमी तट है, जो महाराष्ट्र गोवा वाले जो तट है, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना तैयार की। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कान्होजी आगरे, ठीक है, उनके मंत्री होते थे। उनके भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, उन्हें भौगोलिक जियोग्राफिकल आइडिया था, ठीक है, और रणनीतिक कौशल, ठीक है, से मराठा ने कई समुद्री युद्ध में विजय प्राप्त की। ठीक है, उस समय यूरोपीय शक्ति जैसे पुर्तगाली और अंग्रेज का समुद्र पर दबदबा था। ठीक है, वे भारतीयों को समुद्री व्यापार के लिए कर्तिज व्यापार पत्र खरीदने पर मजबूर करते थे। वो क्या करते थे, एक आपका एग्रीमेंट लेके आते थे, उसमें क्या होता था, वो अधिक पैसे रखते थे, जिसके लालच में क्या कर देते थे, यहाँ के राजा साइन कर देते थे। ठीक है, लेकिन मराठाओं ने इन प्रथा को भी क्या दी, चुनौती दी। ठीक है, उन्हें पता था ये व्यापार करने नहीं आ रहे हैं, ये आपका एग्रीमेंट तो लेने आ रहे हैं, व्यापार ही करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लेते थे, यहाँ पे राज्य पे, और अपना धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, अब वहाँ की न्याय व्यवस्था देखते थे। ठीक है, मराठाओं की न्याय व्यवस्था कुशल थी। ठीक है, बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था थी वहाँ पे। ठीक है, और मृत्युदंड का उपयोग बहुत सीमित रूप से किया जाता था। मृत्युदंड जो होता था वो बहुत सीमित, मतलब बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, न्याय वितरण का मुख्य अंग पंचायत थी। ठीक है, न्याय वितरण, जो न्याय देने का मुख्य अंग क्या थी, पंचायत थी, जो आज की पंचायत से अलग है। जैसे कि आज की पंचायत में आप देखते हो मुखिया होता है, ठीक है, सरपंच होता है। ठीक है, ऐसे पर वहाँ पे ये पंचायत उससे अलग थी। इस पंचायत में क्या होते थे, स्थानीय अधिकारी और प्रतिष्ठित फेमस व्यक्ति क्या होते थे, शामिल होते थे। ठीक है, वही क्या करते थे, निर्णय करते थे हर राज्य, मतलब कि हर ग्राम में, छोटे छोटे इलाके में। ठीक है, लेकिन आप इन निर्णयों से क्या हो, असंतोष हो, मतलब कि आप इनसे सेटिस्फाई नहीं हो इन निर्णयों से, तो आप क्या कर सकते हो, मराठा सरदार के समक्ष अपील की जा सकती है। तो आप मतलब कि उच्च अधिकारियों के पास जाकर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि यह निर्णय गलत लिया गया है। ठीक है, ऐसे पुणे और इंदौर जैसे शहर में कानून व्यवस्था के लिए कोतवाल तैनात थे। ठीक है, इसी चीज़ के लिए वहाँ पे उन्होंने एक, मतलब कि व्यक्तियों को तैनात कर रखा था, जिन्हें क्या बोला जाता था, कोतवाल बोला जाता था। अब देखते हैं हम इनके व्यापारिक तंत्र। ठीक है, व्यापारिक तंत्र देखते हैं। शिवाजी ने विदेशी व्यापार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया। ठीक है, उन्होंने विदेशियों के साथ व्यापार करने में मतलब कि प्रोत्साहन किया, मतलब कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, मराठा जहाज आपको ओमान के मस्कट, ठीक है, यमन के मोचा जैसे दूरस्थ बंदरगाहों तक जाते थे। ठीक है, आप देख सकते हो जो मराठा जहाज है वो अन्य देश में भी जा रहे हैं। ठीक है, इन जहाज़ों का उपयोग करने के लिए किस लिए उपयोग किया जाता था, इन जहाज़ों का सोना के लिए, रेशम व्यापार के लिए, अन्य कीमती सामानों के लिए, इन चीज़ों का क्या किया जाता था, इन मतलब कि समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में उड़ीसा जैसे क्षेत्र में नदी परिवहन के लिए नौकाओं के लिए व्यवस्थित तंत्र
विकसित किया गया। अब यही है कि 18वीं शताब्दी में हमने क्या किया था, उड़ीसा जैसे क्षेत्र में नदी परिवहन के लिए, ठीक है, नदी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या करी थी, वहाँ पे बहुत सारी नौकाएं बनाई थी, ठीक है, और व्यवस्थित तंत्र क्या करा था, विकसित किया था। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मतलब है कि विकास, संपूर्ण विकास, मतलब कि उनका सांस्कृतिक विकास देखते हैं, मराठाओं ने सांस्कृतिक विकास कैसे किया। जैसे कि शिवाजी महाराज की मोहर, मोहर मतलब स्टैंप, ठीक है, राजमुद्रा नाम था उसका, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है, उनके स्वराज्य और लोक कल्याण, ठीक है, उनके स्वराज्य के बारे में लिखा हुआ था और लोक कल्याण के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। प्रशासन में फारसी के बढ़ते प्रभाव, मतलब कि प्रशासन में क्या हो रहा था उसके उनके, ठीक है, फारसी शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। उनको कम करने के लिए उन्होंने व्यवहार कोश तैयार करवाया, ठीक है, जिसमें मराठी और सांस्कृतिक शब्द का क्या किया गया, उपयोग किया गया, ठीक है। उनके साम्राज्य में क्या हो रहा था, फारसी शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो उन्होंने उसको कम करने के लिए क्या किया, राज्य व्यवहार कोश को तैयार करवाया, जिसमें क्या थे, मराठी और सांस्कृतिक शब्द थे ज़्यादा, ठीक है। वह अपने धर्म का पालन करते थे और अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे, ठीक है, ये नहीं कि उनका विरोध करते थे, ठीक है। उन्होंने नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, रिबिल्ड किया, जो मंदिर टूट गए थे उनको क्या किया, दोबारा से पुनर्निर्माण कराया। उनके शासनकाल में संस्कृत और मराठी साहित्य एवं कला के लिए विशेष प्रोत्साहन मिला, ठीक है। उनके शासनकाल में ही संस्कृत और मराठा जो भी साहित्य और कला थी उनको क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया, ठीक है। शिवाजी महाराज के बाद ही उनके उत्तराधिकारियों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किए, ठीक है। जैसे शिवाजी महाराज कार्य करते थे अपने, ठीक है, सांस्कृतिक उनकी कला को लेकर, मंदिरों का पुनर्निर्माण, उनके उत्तराधिकारी जो उनके बाद आए, ठीक है, शासक, उन्होंने भी ये चीज़ क्या करी, जारी रखी। उदाहरण के लिए नागपुर के भोसले शासक ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था को सुचारू बनाने में योगदान दिया। ऐसे ही एक उनके बाद आते हैं नागपुर में भोसले शासक थे, ठीक है, उन्होंने उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उनको उनकी व्यवस्था को सुचारू बनाने में क्या दिया, योगदान दिया। अब हम देखते हैं शक्तिशाली मराठा महिलाओं को, ठीक है। पहला आता है आपका ताराबाई। ताराबाई, वो आप राजा राम के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। राजा राम कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे, ठीक है, उनकी पत्नी है ताराबाई, ठीक है। राजा राम की मृत्यु के बाद विषम परिस्थिति में शासन संभाला, ठीक है। राजा राम की जब मृत्यु हो गई थी तो कठिन परिस्थितियों में इन्होंने शासन संभाला, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का प्रभावी नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया, जो भी मुगल का जो भी चुनौतियां वगैरह थी उसको स्वीकार करके उनके खिलाफ क्या किया, लड़ाई की, ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत में मराठा विस्तार की सूत्रधार माना जाता है, ठीक है। उन्हीं उत्तर भारत में जो मराठा अपना विस्तार कर पाए थे, जो इनकी वजह से करे थे, इन्होंने ही बीज बो दिया था वहाँ पे, सूत्रधार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगलों को बहुत अच्छी तरीके से क्या करा था, हराया था, ठीक है। इसके बाद एक और आपकी महिला देखने को मिलती है, अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। ये होलकर राजवंश की शासिका थी, ठीक है, जिन्होंने मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश जो वर्तमान में मध्य भारत में है, पर क्या किया, शासन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत में मंदिरों, घाटों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण और जीव उद्धार करवाया था। मतलब जीव उद्धार मतलब कि पुनः विकास किया था, ठीक है, जो भी टूट गए थे रेनोवेशन करवाया था इन सब का, ठीक है। जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, इनका क्या करा था, इन्होंने रेनोवेशन किया था, ठीक है। ऐसे उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वरी बुनाई उद्योग और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित किया था, ठीक है, जिससे हस्तशिल्प जो हाथ से जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसको क्या मिल सके, विकास हो सके उसका, ठीक है। इनकी लिपि देखते हैं, किस बात, मोडी लिपि थी इनकी, ठीक है। यह देवनागरी लिपि का ही एक रूप थी, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, उसका ही एक रूप थी मोडी लिपि, ठीक है, जिनका उपयोग उस समय मराठा प्रशासन में पत्राचार, लिखाई पढ़ाई के लिए किया जाता था, मोडी लिपि का, ठीक है। अब हम देखते हैं तंजावुर, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, जिस पर मतलब कि कब्जा किसने किया था, मतलब कि मराठा ने कब किया था कब्जा, किनके नेतृत्व में, शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे एक कोजी, ठीक है, उनके नेतृत्व में क्या किया था, तंजावुर तमिलनाडु पर विजय प्राप्त करी थी और मराठा शासन की वहाँ पर क्या करी थी, नींव रखी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर तमिलनाडु पर विजय प्राप्त कर मराठा शासन की क्या रखी गई, नींव रखी गई। यहाँ के मराठा शासक ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जिसमें समृद्ध और नवीनतम
का मेल है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसी संस्कृति का निर्माण किया, बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए गए जो समृद्धि और नवीनतम, आज भी आप जाओगे तो आपको लगेगा ये कैसे कैसे इन्होंने ऐसा मंदिर बनाया, इतने विशाल विशाल मंदिर। ठीक है, और जो भी तंजावुर के शासक काल के महान संरक्षक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जितनी भी जो संस्कृति उसे उसको बचाव किया उसका। ठीक है, कई शासक स्वयं कवि और नाटककार भी थे। ठीक है, उसमें से जो भी शासक थे ना, वहाँ पे जो तंजावुर में जो भी शासक हुए हैं वो चाहते स्वयं कवि भी थे। ठीक है, अपनी कविता वगैरह लिखते थे और नाटक वगैरह भी लिखा करते थे। उनके संरक्षण में, ठीक है, भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। ठीक है, उनके मतलब कि जो तंजावुर पे जो शासन किया और राजाओं ने, ठीक है, उनके काल में भरतनाट्यम जो हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है, और कर्नाटक संगीत है, ठीक है, उनका आधुनिक स्वरूप, ठीक है, उनका क्या हो सका, विकसित हो सका उनका आधुनिक स्वरूप। ठीक है, एक राजा सरफोजी दुत्ते, ठीक है, ने एक नाटक लिखा था, मराठी नाटक, जिसे बोला जाता दिव्यंत कुरवंजी। ठीक है, जिसमें उस समय के विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन है। ठीक है, उन्होंने एक नाटक लिखा था, उसमें क्या क्या बताया गया, विश्व भूगोल, ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब हम उनके देखते हैं कि उनका क्या योगदान है। ठीक है, उनका चिकित्सा में क्या योगदान है। ठीक है, उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की। ठीक है, जो चाहता एक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, रिसर्च मतलब कि मेडिकल रिसर्च सेंटर था वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर ना भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की जो भी पद्धति थी, इलाज करने का तरीका था, मुफ्त में किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता था, भारतीय और पश्चिमी पद्धतियों से मुफ्त में क्या किया जाता था, इलाज किया जाता था। ठीक है, क्या नाम था उसका, धन्वंतरी महल। ठीक है, संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, भारत में सबसे पहले म्यूजियम की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, उन्होंने भारत के पहले स्थानीय शासक द्वारा स्थापित संग्रहालयों में से एक की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, इतिहास संरक्षक। ठीक है, वो इतिहास के भी चाहते संरक्षक थे। उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर भोसले वंश का इतिहास मराठी शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, वहाँ की दीवारों पर भोसले वंश के इतिहास के बारे में लिखवाया मराठी शिलालेख के रूप में। ठीक है, तंजावुर का सांस्कृतिक परावेश बहुत बहुआयामी है। ठीक है, जिसमें स्थानीय तमिल, ठीक है, पूर्व शासक की तेलुगु और वर्तमान शासक की मराठी संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने देखा तंजावुर के बारे में। अब देखते हैं मराठा विरासत। ठीक है, मराठा हमारे लिए चाचा देखे गए हैं। ठीक है, मराठा ने कभी भी ना मुगलों के अंडर रहना पसंद नहीं किया, उनकी चुनौतियों को क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, और ये भारत के एक बड़े हिस्से पर क्या कर लिया था, उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, उन्होंने किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाए बिना, ठीक है, हिंदू परंपरा को क्या करा, पुनर्जीवित किया। ठीक है, और उन्होंने विदेशी प्रभाव को भी रोका था, आपने देखा था, और भारतीय स्वशासन की भावना को मतलब कि बढ़ावा दिया था। ऐसे ही है, देखते हैं हम, मराठा साम्राज्य ने मुगलों की चुनौती को स्वीकार किया और भारत के एक बड़े हिस्से पर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। ठीक है, उन्होंने बिना किसी धर्म को क्या किया, ठीक है, उन्होंने बिना किसी धर्म के भेदभाव के हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, विदेशी प्रभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष ने भारत में स्वशासन मतलब कि अपना शासन स्वयं की भावना जगाई। ठीक है, जिसे भारत के स्वतंत्र आंदोलन का बीजरोपण माना जा सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने क्या रखा था, हमारे आंदोलन जो हुए थे अंग्रेजों से लड़ाई के लिए, उनके लिए बीजरोपण माना जा सकता है इसे। इसी के तहत हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।